दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने सेशन 2025-26 के लिए मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर दिए हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आपके पूरे मार्क्स आए और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ सको, किस तरह से आपने आंसर लिखने हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का पेपर सॉल्यूशन के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके का है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को उससे पहले लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को ताकि सभी को हेल्प हो सके। तो पेपर का जो जनरल पैटर्न है समझ लो, पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा। ठीक है, आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी ना हो ताकि इसलिए मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। और सबसे स्टार्टिंग में आपको जो 15 क्वेश्चंस हैं वो MCQ आएंगे। 1 से 15 तक एक नंबर का पेपर होगा, प्रश्न होंगे और सभी का 4 ऑप्शन में से एक को आपको टिक करना है। तो आइए यहाँ पे प्रश्न है, पहले हिंदी मीडियम देखते हैं फिर इंग्लिश मीडियम। सही मिलान की पहचान कीजिए। भाई 4 सवाल है आपको यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 4 महासागर दे रखे हैं, कौन सा है? तो जो सही है उसको आपको आंसर में लिखना है। तो इसका ए आंसर करेक्ट है, यानी कि आपको क्या लिखना है? पहले सवाल का ए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर डैश प्रशांत महासागर, इतना ही लिखना है। आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता है, आपको चारों उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल आपको यहाँ पे है कि 2 कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों को आपको पढ़ना है और जो कथन आपको सही लग रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको विकल्प ऑप्शन दे रखे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 2 कथन है। पहला कथन है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है और दूसरा है कि महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है ना ये आपका गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो विश्व महासागर दिवस है वो 2 जून को नहीं बल्कि 8 जून को मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा लिखा हुआ है कि महासागर मानव जीवन के लिए उपयोगी है, बिल्कुल ये वाला सही है। इसके मतलब जो ऑप्शन में लिखा है कि पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं किस में है। देखिए 4 ऑप्शन है, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है, तो दोनों सही तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। दूसरे में है कि कथन ए और कथन दोनों गलत है, तो भाई दोनों भी गलत नहीं है। तीसरे में है कि कथन 1 सही है पहला और दूसरा गलत है, ये भी नहीं है। भाई पहला सही है दूसरा गलत है ना, तो लास्ट वाला सही है आपका। एक बार ध्यान से पढ़ो कि कथन 1 गलत है, यानी कि पहले वाला गलत है और दूसरा सही है, तो दूसरा सही है। आपको ध्यान से समझना है और प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। ध्यान से वीडियो को लाइक करने में और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गलत मिलान को आपको पहचान करनी है। 4 स्टेटमेंट है आपको। मानचित्र का प्रकार, राजनीति का मानचित्र, राजनीति का प्रकार, भौगोलिक मानचित्र, राजनीति का प्रकार, मिथेटिक मानचित्र और राजनीति का प्रकार ग्लोब। अब आप देखोगे तो ऊपर के तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति का प्रकार ग्लोब नहीं है। इसका मतलब आपका सही आंसर यही है, मतलब गलत है। इसके अकॉर्डिंग गलत मिलान करनी है और जब गलत को मिलान कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको सबसे लास्ट वाला लिखना है, आपका गलत मिलान हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई रूस में डैश समय क्षेत्र हैं, रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? तो रूस में जो है समय क्षेत्र हैं 11 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं उसके बाद। और अगला है भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भाई भारत किस महाद्वीप में है? तो ये है भारत आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि भारत ने दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला हमारा 6ठा है कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में,
तो जो नौसेना का प्रतीक चिन्ह है उसमें आपका वरुण देवता यानी कि बी ऑप्शन वरुण देवता की स्तुति पूजा की गई है। 7वां प्रश्न है, यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, इनको आपको चूज करना है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है। भाई शताब्दी में कितने वर्षों का कालखंड होता है? तो जैसे शताब्दी यानी कि शत यानी कि सहस्त्र, 100, 100, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 8 प्रश्न आपको हिंदी मीडियम है, एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम का पेपर दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चे, जो आपका हिंदी में है सेम यहाँ पे इंग्लिश में है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। एक बार आप पेपर को देख लो, वही है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए एंड फिर से आपको 15 नंबर सेम वही हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन आंसर टिक कर दिए हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। जो करेक्ट मैच है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 सवाल में से 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कॉल ना करे कोई भी बच्चा, मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लार्जेस्ट ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो प्रशांत महासागर है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका। यहाँ पे मैं सवाल पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे थे, तो यहाँ पे जो लास्ट डी है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट आप दोनों पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड ओशियन डे। तीसरा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, जो गलत मैच है टाइप ऑफ द मैप ग्लोब, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको फिल इन द ब्लैंक करना। देयर आर टाइम जोन इन रूसिया, तो रूसिया का टाइम जोन 11, आपको डी ऑप्शन है। यस, इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, कॉन्टिनेंट्स, तो ये एशिया है। अगला छठा है अंटार्कटिका, यानी कि डी ऑप्शन है। अगला है आपका वरुणा, यानी कि विच डाइटी इज प्रेज्ड इन द एम्बेजम ऑफ द इंडियन नेवी, तो जो इंडियन नेवी के जो देवता हैं वो आपके वरुणा यानी कि वरुण देवता हैं। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, कितने साल शताब्दी में कितने साल होते हैं, तो 100 यानी कि सी ऑप्शन। आइए चलते हैं हिंदी मीडियम में। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता? आपने देखा होगा हिंदू धर्म में पंचांग होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पंडित जी देखते हैं, तो सारी चीज़ें तो पंचांग से देखी जा सकती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेकिन भूकंप का पता नहीं चलता। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है, पंचांग से अगर पता लगता तो अर्थक्वेक को रोका जा सकता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगला है जुओन जैंग किस देश से भारत आया? जुओन जैंग किस देश से भारत आया? तो ये इटली, और ये आई थिंक हर्षवर्धन के राज में आया था। इसका कुछ और भी नाम है, सॉरी इटली नहीं, चीन से आया था। इसका कुछ और भी नाम है, हर्षवर्धन के राज में आया था। तो अगर आपको नाम याद है जुओन जैंग का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, अपना और अपने स्कूल का नाम और इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, आप चाहे तो अपने बड़े भाई बहनों से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या है? तो हलमा प्रथा का जो उद्देश्य है वो था बांधों को बनाना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब फिर से आपको 2 कथन है। आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं, गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है, तो 2 कथन है। दोनों में से आपका पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी को देखो, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। ठीक है, अगला है रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए, इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना चाहिए? तो जो कानून बनाने का काम करती है ना, वो करती है आपकी विधायिका, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीनों सेना का
प्रमुख होता है? भारत की तीनों सेना का प्रमुख, तो भाई ये तो राष्ट्रपति होता है। बाकी जल सेना का प्रमुख जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना का प्रमुख नौसेना अध्यक्ष। लेकिन जो तीनों का प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री भी नहीं। असंगत की पहचान करनी है आपको। असंगत यानी कि जो गलत है, तो भाई माता पिता ठीक है, चाचा चाची दादा दादी ठीक है, लेकिन जो समुदाय है वो आपका अलग है, असंगत है, इसलिए आपको ये करेक्ट आंसर 15। अब 16वें प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले इंग्लिश मीडियम। तो भाई जो अभी आपने हिंदी मीडियम में देखा है उसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। और द पंचांग इज नॉट यूज टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पंचांग जो है किसके लिए यूज नहीं होता? तो आपका पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अर्थक्वेक, भूकंप के लिए नहीं होता। इसका नाम जो है हिंदी, एक और नाम था वो आप ज़रूर बताएंगे, चाइना से आया था ये भारत। क्या नाम है इसका? मेरे माइंड में चल रहा है, अगर आपको आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। द पर्पज़ ऑफ हल्मा ट्रेडिशन, तो हल्मा ट्रेडिशन जो है वो बिल्डिंग डैम, ठीक है, बांध बनाना। और फिर से 2 स्टेटमेंट आपको, इसका जो है स्टेटमेंट सी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। 13वां जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां एक बार आपने पढ़ लीजिए, मैंने इसे आपको समझा दिया। अब आप हिंदी मीडियम समझा दिया, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, उससे भी चीज़ होता है। 15वां सवाल देखेंगे तो इसका प्रेसिडेंट, यानी कि जो तीनों का 3 आर्मीज, तीनों आर्मियों का जो हेड है वो प्रेसिडेंट। एंड इस प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम बताना, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट कौन है आप ज़रूर बताएं। आइडेंटिफाई द ऑड वन, तो ऑड वन आपका कम्युनिटी है, बाकी दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची ये एक जैसे हैं, जो कम्युनिटी है वो आपका डिफरेंट है। आइए आपको बी सेक्शन में ले चलते हैं। हाँ, 2 ऑप्शन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको मानचित्रों के महत्व का वर्णन करना है आपको, कि मानचित्र जो मैप होता है उसका बेनिफिट क्या है। तो वह मानचित्र में क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं, तो डायरेक्शन का पता लग जाता है। आपकी गाड़ी वगैरह में भी मैप लगा होता है, तो मैप से क्या होता है, ईजी हो जाता है, आप अपने घर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। या तो आप दूसरा लिखेंगे, मानचित्र में दर्शाए गए प्रतीक चिन्ह का महत्व। भाई मानचित्र में प्रतीक चिन्ह दिए होते हैं, मंदिर का अलग सिंबल होता है, स्कूल का अलग सिंबल होता है, जेब्रा क्रॉसिंग का अलग होता है, लेफ्ट का राइट का अलग होता है। तो मानचित्र में जो सिंबल होते हैं ना उनका भी अलग महत्व होता है। पता चल जाता हमें कि भाई मस्जिद कहाँ है, स्कूल कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है, तो ये सारी चीज़ों का हमें मानचित्र से पता चल जाता है। महासागरों के 2 महत्व बताने। तीसरे प्रश्न में महासागरों के महत्व, भाई महासागर जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो इनके महत्व को क्या फ़ायदा है प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का। तो ये कई चीज़ों से बेनिफिट होता है। आप इनमें से 2 लिखेंगे। आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या पुरातत्व विज्ञानी का क्या। अच्छा, ये आप ध्यान रखें कि या तो आप ऊपर वाला ये वाला करेंगे या तो आप ये वाला करेंगे, इन दोनों में से आपको जो आसान लगे उसको करना है। तो आदि मानव को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो हमारे आदि मानव थे, है ना। एक तो वही लैंग्वेज वगैरह की दिक्कत रही होगी उनको, ठीक है, साथ में उनको खाना पकाना वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता था, कपड़ों का नहीं पता था। तो इस तरह से आप चुनौतियों का सामना लिख सकते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों का क्या कार्य है? पुरातत्व विज्ञानी मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं। जैसे हड़प्पा से उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें देखी, हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से। तो पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं, वो उनको निकालते हैं, देखते हैं, समझते हैं कौन सी चीज़ है, कहाँ का है, और उन्हें फिर रखते हैं अपने क्या कहते हैं उसे, याद में रखते हैं, मतलब अपने किसी पार्टिकुलर जगह पे रख देते हैं। तो इस तरह से एट प्रेजेंट टाइम में हमारा जो 2000 का नोट, 1000 का नोट बंद हो गया, तो 1000 का नोट भी पुरातत्व विज्ञानियों ने अपने पास रख लिया होगा। समुदाय के 2 काम आपको बताने हैं। तो भाई
समुदाय के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सहयोग की फीलिंग आती है हमें समुदाय से। साथ में सामाजिक नियंत्रण कंट्रोल होता है। अगर आप समुदाय में रहते हैं तो बहुत सारी पाबंदियाँ आपके पास होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सपोर्ट मिलता है आपको, है ना। आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप जॉइंट फैमिली में देखोगे तो आपको दादा दादी का प्यार मिलेगा, चाचा चाची का प्यार मिलेगा। समुदाय एक तरह से हो गया, है ना, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों से आपको परिचय मिलता है। इस तरह से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से समुदाय के कार्य को आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र का महत्व आप लिखेंगे। भाई लोकतंत्र का क्या महत्व है, तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों का तंत्र। भाई सबसे महत्व योग लोकतंत्र का क्या होता है कि इसमें जिन नेताओं को हमने वोट दिया है, जिताया है, तो वो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो क्या क्या काम करने वाले हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। सरकार हमें बताती है कि भाई हम ये काम करेंगे, हमने ये काम किए हैं। तो इस तरह से वो अपने जवाबदेही बताती है। बाकी बहुत सारे काम बता सकते हैं लोकतंत्र के महत्व को। भाई लोकतंत्र में हम अपने पसंद के किसी को चुन सकते हैं, जो हमें ईमानदार लगता है, जिस पर हमें भरोसा किए काम करेगा, तो लोकतंत्र का ही फ़ायदा होता है। या तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय पर आप बता सकते हैं। भाई APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, साथ में ये जो है राष्ट्रपति के साथ साथ में साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने इनोवेशन किए थे, हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ क्यों ज़रूरी है, भाई आर्थिक गतिविधियाँ क्यों ज़रूरी है, और सामुदायिक सहभागिता के महत्व का वर्णन करेंगे। भाई आर्थिक मतलब पैसा, तो पैसे की गतिविधियाँ तो होनी चाहिए ना। पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। सब्जी लानी है, आटा लाना, दाल लाना, बहुत सारा चीज़ें लेन देन करनी है। तो आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी है परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। अगर आर्थिक गतिविधि रुक जाएगी तो देश की तरक्की रुक जाएगी। तो आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी है। या तो आप सामुदायिक सहभागिता बता दीजिए। सामुदाय यानी कि कम्युनिटी में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, भाई मोची का काम अलग है, नाई का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, टीचर का काम अलग है। तो एक तरह से सामुदायिक जो है ये सहभागिता है, ठीक है। तो इसके महत्व को आप वर्णन कर सकते हैं। प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों। ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये याद होनी चाहिए आपको कि भाई ईरान ने क्या कहा, यूनान ने क्या कहा और चीन ने क्या कहा भारत की भूमि के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान ने कहा था हिंदू या हिंद, ठीक है, भारत को हिंदू या हिंद कहा। यूनान ने कहा इंडिया, ठीक है, यूनान ने इंडिया नाम दिया। और सिंधु नदी, सिंधु से इंदु और इंडिया। और चीन ने जो है इसको तियानझू ऐसा कुछ नाम है, तियानझू। तो इस तरह से अलग अलग ने नाम दिए। बाकी आप इनको अपनी किताबों में भी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। अगला है कि इतिहास के समय, अच्छा अगला 2 प्रश्न है 9 में, या तो आप A वाला करें या B वाला करें। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। इतिहास में समय की गणना की जाती है, और या तो इतिहास को जानने के लिए किन्हीं 5 स्रोतों को सूचीबद्ध करें। तो भाई इतिहास में जो समय है उसकी गणना कैसे की जाती है। तो ये 5 नंबर का सवाल है, आपको एक्सप्लेन करना है। इतिहास में समय की गणना हम ईसा पूर्व लिखते हैं, ईस्वी लिखते हैं, या संवत और शक, इस तरह से शक होता है, संवत होता है, शताब्दी होती है। तो इस तरह से हम दशक कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो इतिहास में समय की गणना कुछ इस तरह से होती है। बाकी 5 नंबर में आपको इसे एक्सप्लेन करना है। और साथ में आप इतिहास को जानने के लिए किन्हीं 5 स्रोत, इतिहास कैसे जानेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इतिहास को जानने के लिए जो 5 स्रोत हैं, तो पहला है पुरातात्विक, यानी कि खुदाई से जो प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं पुरातात्विक। अभी हमने ऊपर भी देखा कि पुरातत्व विभाग वाले क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुदाई से जो मिले
उनके बारे में जानते हैं। लिखित दस्तावेज वह लिखित रिटर्न फॉर्मेट में होता है, जैसे आपने देखा होगा ताड़पत्र हो गया, भोज पत्र में लिखा होता था, डायरी वगैरह में लिखा होता था, दीवारों वगैरह में। तीसरा मौखिक परंपरा, जैसे कहानियाँ हैं, गीत गाने हैं, लोक कथाएँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ये मौखिक परंपरा हैं। स्मारक और शिलालेख, वे स्मारक याददाश्त, जैसे याददाश्त के लिए ऐतिहासिक घटनाओं व्यक्तियों के बारे में कुछ स्मारक या शिलालेख बने होते हैं। शिलालेख यानी कि किसी पत्थर पे खोद दिया, तो खोद करके वहाँ पे उसके या तो चित्र बना दिया या उसके बारे में कुछ लिख दिया, जैसे अशोक वगैरह भी है ना, इस तरह से अशोक चिन्ह। चित्रकला यानी स्मारक कलात्मक स्रोत, या तो चित्रकारिता कर दी भाई, ड्राइंग वगैरह बना दी, कहीं नाचने का, ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्रोत है। तो इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के स्रोत होते हैं, बाकी मैंने 4-5 आपको बता दिए। हाँ, अगला है केस स्टडी वाले। तो केस स्टडी वाले प्रश्न आते हैं आपको 4 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर के होंगे। देखिए सीधी सी बात है, आपको एक पैसेज दिया होगा और इस पैसेज से आपको आंसर छांटने, बड़ा आसान होता है ये। और यहाँ से मैं आपको इसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे पूरा एक बार पढ़ लें, पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा पैसेज आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देखें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देखो, एक तरह से पैसेज वाला है, मानचित्र का वर्णन कीजिए। भाई ऊपर मानचित्र के बारे में लिखा है, मानचित्र का वर्णन करना है। पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है, तो पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों नहीं कर सकते, कठिन क्यों है, उसके बारे में ऊपर पैसेज में आया है। तीनों प्रश्नों के आंसर। ग्लोब का महत्व आप बताना कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के फ़ायदे क्या होते हैं, क्या होता है ग्लोब से, क्या काम आता है ग्लोब, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा आपके पास ये आ गया है, ये भी सेम है भाई, अनुच्छेद छोटा सा है और इस अनुच्छेद से आपको आंसर लिखने हैं। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, एक ऊपर लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना। तो इस तरह से आप लिख दें। परिवार किस प्रकार एक विद्यालय की भूमिका निभाता है। सबसे पहला स्कूल जो विद्यालय परिवार ही होता है, और सबसे जो पहली गुरु है वो माँ होती है, इस तरह से आपने सुना होगा, तो ये लिख देंगे। परिवार के माध्यम से व्यक्ति के किन गुणों का विकास होता है, भाई परिवार में कौन कौन से गुण विकास हो जाता है बच्चों का, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ से आंसर। तो पहले हम हिंदी मीडियम का देख लेते हैं, फिर हम इंग्लिश मीडियम में समझ लेते हैं। एक और पैसेज आपके पास आ गया, और सेम जैसे कि ऊपर वाले पैसेज है वैसे नीचे भी है। अब ये छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ें आप। डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा है ना, ऊपर लिखा ग्रीक भाषा से लिया है। नीचे लिखा कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, भाई लोकतंत्र क्या है, शासन प्रणाली, लोगों का तंत्र, ऊपर सारा लिखा हुआ है। अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र का महत्व, अपने डेली रूटीन, आप अपने आसपास में देखते हो, चुनाव है, नेता है, विधायक है, मंत्री है, तो वहाँ से आप लोकतंत्र का कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और पैसेज है जो कि 4 नंबर का है, और यहाँ पर आपको बाजार शब्द की व्याख्या, भाई बाजार क्या है वो आपको ऊपर देखना है। ऊपर लिखा हुआ बाजार किसे कहेंगे। शुल्क शब्द का व्याख्यान कीजिए, भाई शुल्क क्या है, टैक्स, पैसा है ना। और आर्थिक गतिविधियों के महत्व का वर्णन, भाई आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, जिनका अर्थ पैसे से जिनका कनेक्शन होता है, ठीक है, ये शब्द। और अब आपको लास्ट में मानचित्र आता है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को आपको लिखना है। 6 के मत्स्य है, किष्किंधा है, चोल है, प्राग ज्योतिष है, अवंती और केरल है। ये 6 है, आपको इनमें से 5 को मैप में अंकित करना है। और इसके अलावा जिनकी आंखें नहीं होती है, दृष्टिबाधित है, उनके लिए ऊपर वाले 6 नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो आप या तो ऊपर मानचित्र वाला करो या नीचे करो। अच्छा, मानचित्र आपको पेपर में दिया होगा इस तरह से लास्ट पेज, तो आपको लास्ट पेज में इस मानचित्र को क्या करना है, कट करना है, फाड़ना है और अपने आंसर शीट में चिपकाना होता है। इसमें अपना नाम डिटेल लिख करके, और जो भी आपको कहा है वो यहाँ से आप यहाँ से भरेंगे। तो आइए हम हिंदी मीडियम देख लिया, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। चलिए
MCQ हो गया था आपको डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। तो मैप का इम्पोर्टेंस, मैप के महत्व को बताना। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल शोन इन द मैप। तो मैप में जो सिंबल हैं मैप के अंदर उनको आपको डिस्क्राइब करना है, इम्पोर्टेंस उसकी। व्हाट इज द चैलेंज डिड प्राइमेटिव मैन फेस, और व्हाट इज द वर्क ऑफ। तो आपको जो है आर्कोलॉजिस्ट का वर्क बताना है। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के 2 फंक्शन बताएंगे। इस तरह से सेक्शन से आ जाता है आपको, जो कि 3-3 नंबर के यहाँ पे 2 सवाल है। आपको एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस बताना है। गिव द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बायोग्राफी बतानी है। वाई आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट, तो जो इकोनॉमिक पैसे से रिलेशन है वो क्यों ज़रूरी है। और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डी में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। और यहाँ पे 1 मिनट, ये आपको 8वां प्रश्न है। इसी के साथ ही 9वें में 2 प्रश्न हैं, या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला। हाउ इज़ टाइम कैलकुलेटेड इन हिस्ट्री डिस्क्राइब, या तो आप हिस्ट्री में जो क्या है टाइम कैलकुलेट है उसको हिस्ट्री में आपको डिस्क्राइब करना है। लिस्ट एनी 5 सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्स। ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि पैसेज है, और पैसेज से आपको आंसर छाटने हैं। और आपके स्क्रीन पे पैसेज भी है, साथ में क्वेश्चंस भी हैं। और ये 5 क्वेश्चंस है, पहले के 2 1 नंबर के, और लास्ट वाला सवाल 2 नंबर का। इस तरह से आप नंबर का ध्यान रखते हुए ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो जितने नंबर का है उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। और 14वां सवाल आपको मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, तो 6 सवाल है, 6 में से आपको 5 करने हैं। और मैप आपको नीचे दिया हुआ है। इसी के साथ ही ये क्या है विजिबिलिटी इम्पेयर्ड, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो मैप नहीं देख पाएंगे वो ये इन 6 सवालों में से 5 को करेंगे। और ये है आपके पास मैप जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो आई होप कि आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी कितनी तैयारी है, आपकी सिलेबस कितना हो गया है, और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की आपको वीडियोज हमारे चैनल पे मिली है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो डाल दूंगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, क्लास पेपर चाहिए, कमेंट में बता दो कि आपके किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।